गुड मॉर्निंग। हम आज बात करेंगे आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल जो 21 है, राइट टू लाइफ जिसको कहते हैं, उसका कितना बड़ा स्कोप है और उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ में उसके कुछ केस लॉ है वो देखेंगे, और एलएलबी और एलएलएम के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इशू इसमें है, जितने भी केस लो है, हम सभी को लेते चलेंगे, चाहे फिर वो एलएलबी से रिलेटेड हो या एलएलएम से रिलेटेड हो या फिर नेट और जेआरएफ से रिलेटेड हो। मतलब कम्प्लीटली 21 को हम 5 से 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। दूसरा, अगर आप आम नागरिक भी है, आम आदमी है या एक एडवोकेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ। उसमें आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार आपके पास में है, तो हम इसको समझते चलेंगे। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कंटेन इन आर्टिकल, ये जो क्वेश्चंस है, इस पे ऊपर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं एलएलबी एलएलएम के एग्ज़ाम में या जुडिशरी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, शॉर्ट नोट्स है या लॉन्ग क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम कम्प्लीटली 21 को एक्सप्लेन करेंगे। कुछ ये क्वेश्चन है, इनके भी आंसर हमको मिलते चलेंगे। तो हमने अलग अलग जगह से ये मटेरियल उठाया है, तो वो हम देखते चलेंगे। अब आर्टिकल जो 21 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इम्पोर्टेंट। क्यों? द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल गोज ऑन द इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द कंट्री, टाइम एंड सिचुएशन। टाइम और सिचुएशंस के हिसाब से इसका स्कोप बढ़ता चला जाता है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में इसको बड़ा नैरो इंटरप्रेट किया था, मेनका गांधी में इसको ब्रॉडली इंटरप्रेट किया, और इसको धीरे धीरे एक्सपेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन। This article reads, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by the law। अब यहाँ पे ये जो है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, यानी किसी को भी आप उसकी लाइफ नहीं छीन सकते। किसके बिना? जो प्रोसेस है, जो लॉ के द्वारा एक प्रोसीजर जो बनाया गया है, उसको फॉलो करते हुए अगर लॉ के द्वारा आप छीन सकते हो, वैसे नहीं छीन सकते, क्योंकि डेथ पेनल्टी दी जाती है ना ऑफेंस में, रेप के ऑफेंस में, मर्डर के ऑफेंस में, इनमें डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो आप लाइफ तो छीन ही रहे हो किसी की, है ना। तो आप किसी की लाइफ नहीं छीन सकते और पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते, तब एक्सेप्ट द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर दैट दिस राइट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन अब क्या आता है कि लाइफ क्या है और पर्सनल लिबर्टी क्या है। जनरली इट इज़ टेकन विद रिगार्ड टू राइट टू लिव, है ना। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू लिव लाइफ। तो इसको भी ब्रॉडली इंटरप्रेट किया हमारी जुडिशरी ने कि राइट टू लाइफ का मतलब इतना ही नहीं होता कि जीना तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, नहीं। राइट टू लाइफ का मतलब होता है जीना पर्सनल लिबर्टी के साथ, डिग्निटी के साथ, एक डिग्निटीफाइड लाइफ को जीना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के हम केस को देखते हैं। मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये केसेज है, बड़े फेमस केसेज है। तो खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंटरप्रेट करते हुए इस राइट को, कि का राइट टू लिव इज नॉट ओनली टू लिव ब्रूटिस बट मीन्स टू लिव लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। जैसे कि मेनका गांधी के केस में कहा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा, उसमें द राइट टू लाइफ इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल एग्जिस्टेंस बट इट वेस्ट द राइट टू लिव लाइफ वाइल मेंटेनिंग ह्यूमन डिग्निटी। तो मेनका गांधी के केस में तो इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडली इंटरप्रेट किया गया था, जिसमें नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया गया था, वो कॉन्सेप्ट निकल के आया मेनका गांधी के केस में। तो क्लियर हो गया है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी मीन्स क्या है, राइट टू लिव ऑनरेबल लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। तो जैसे जैसे ये बढ़ता टाइम सिचुएशन चेंज होती गई, और ये कुछ केसेस आते गए जिसमें राइट टू लाइफ, जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, उसको एक्सपेंड किया गया। अब जैसे कि परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में राइट टू मेडिकल, किसी भी एक्यूज पर्सन को राइट टू मेडिकल का एक राइट है। तो किसी को भी परमानंद कटारा के केस में ये था कि ये परमानंद कटारा जो थे, इन्होंने किसी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में इनका जो कुछ मेडिकल इश्यू थे वो सॉल्व नहीं हो पाए, इन्होंने प्राइवेट में अपने आप को एडमिट कराया, और वहाँ पे इनको
प्राइवेट में इनको बड़ा एक खर्चा आया तो इन्होंने वो स्टेट पर डाल दिया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने का बिल है वो स्टेट प्रोवाइड करे, क्योंकि राइट टू मेडिकल का हक है। उसके बाद आप राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो राइट टू एजुकेशन हमारे 21A में आ भी चुका है। राइट टू एजुकेशन जैसे कि 14 साल के बच्चे तक को शिक्षा का अधिकार, फ्री शिक्षा का अधिकार, तो राइट टू एजुकेशन है। उसमें कुमारी मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। उसके बाद आप राइट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का बिल्कुल राइट है। ला सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्सेस फर्टिलाइजेशन केमिकल ट्रेनकोर का केस आप ले सकते हो। राइट टू क्विकली ट्रायल है, तो पुलिस डिप्टी कमिश्नर दिल्ली वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट का केस ले सकते हो, राइट टू क्विकली ट्रायल। और राइट टू स्पीडी ट्रायल में आप हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस ले सकते हो। तो और राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट और टू वर्किंग प्लेस की बात करूँ तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, जिसमें ये बात कही गई थी। हाँ, हालांकि कुछ समय बाद इसी गाइडलाइंस जो थी इनके बेस पे ही एक सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस प्रोटेक्शन ऑफ द वुमन एट वर्क प्लेस फ्रॉम द सेक्सुअल हरासमेंट, एक नया एक्ट भी आता है। उसके बाद राइट टू फ्री लीगल एड की बात करूँ तो मैं MS हस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, जहाँ पे राइट टू फ्री लीगल एड की बात की गई है। और राइट टू क्रिमिनेशन ऑफ द हियरलेस डेड विद द डिसेंसी एंड द कोर्टनेसेस की बात करूँ तो शेल्टर राइट कैंपियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। राइट टू रिहेबिलिटेशन ऑफ द बेगर्स फीडबैक वेलफेयर सोसाइटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्मोकिंग ऑन पब्लिक प्लेस, तो मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2002 का ये केस है। इस केस में कहा गया था कि पब्लिक प्लेस पे, सिनेमा में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में स्मोकिंग को बैन किया गया था। उसके बाद में आप देखना कि राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम रैगिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, तो वर्ल्ड अवेकनिंग मिशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस में ये कहा गया था। दूसरा इसमें एस रमेश वर्सेस वेनिप्या डेंटल कॉलेज का केस है। राइट टू मेंटेन वुमेन डिग्निटी इन ब्यूटी कंपटीशन, बड़ा फेमस केस है, चंद्रा राजकुमारी वर्सेस पुलिस डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद में। इनमें एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था हैदराबाद में, उसमें कुछ कपड़ों को पहनने को लेकर कुछ चीज़ें में डिस्प्यूट हुआ था, उसी से रिगार्डिंग ये केस था। और राइट टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इसमें मौलवी मसूद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का ये केस है। दूसरा केस भी इसमें मेंशन कर रखा है। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द हैंडकैप्स एंड फेटर्स एंड सेकुलरिज्म, सुनील बत्रा से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, बड़ा फेमस केस है ये भी। और उसके बाद में ये कुछ केस हैं, तो राइट टू लिवलीहुड का केस है, इसमें ओल्गा टेलिस का वैसे तो आता है कि राइट टू लाइफ में इंक्लूड दी राइट टू लिवलीहुड, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट द वेदर द राइट टू लिवलीहुड इज इंक्लूड इन द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, तो it is clear and expressly mentioned in the article 21, but in the judicial decision of apex court now it is being considered that the right to livelihood is included under article 21. अंडर आर्टिकल 21 में नहीं लिखा है, पर ये जुडिशरी की इंटरप्रेट है कि राइट टू लिवलीहुड है जो वो अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड होता है। अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर एजुकेशन वर्सेस रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 1995 का, इसमें कहा था कि make available better source of livelihood has been considered by the Supreme Court as a part of the 21 in the case of Sodan Singh versus नगर निगम दिल्ली। और इसी में ओल्गा टेलिस वर्सेस द बॉम्बे नगर निगम का केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि आर्टिकल 21 बट इज आल्सो सेफ्ट दैट द राइट ऑफ द लिवलीहुड सर्टेनिंग हर्डल्स इन द फुटपाथ, रोड बैंक्स एंड पब्लिक पाथ इज नॉट इंक्लूडेड, कि फुटपाथ, रोड बैंक्स और पब्लिक पाथ इंक्लूडेड नहीं है इसमें वहाँ पे, लेकिन राइट टू लिवलीहुड एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है, दिल्ली डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉय वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। आप ये जितने भी केस हैं इन सभी केस को आप स्क्रीनशॉट ले या वीडियो को पॉज करें और इनको सभी को नोट कर ले, क्योंकि ये जो है आपको LLB से लेके LLM तक, PhD तक, आपको नेट JRF तक, आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ोगे जब भी, आपको जुडिशरी की तैयारी करोगे, ये केस आपको आने ही आने हैं। ये जर्नल है, ये हर किसी को आनी ही आनी चाहिए, तो ये आप नोट कर ले वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का भी केस है, इसमें भी पर्सनल लिबर्टी और लिवलीहुड को लेके बात की गई थी। तो राइट टू फेयर ट्रायल एंड स्पीडी ट्रायल,
ये बिल्कुल सही बात है। राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड हो रहा है। इसमें आप केस है स्टेट वर्सेज मकसूदन सिंह 1986 पटना हाई कोर्ट का ये केस है कि पर्सनल लिबर्टी हैज़ बीन एक्सटेंड अप टू स्पीडी ट्रायल एंड द केस। संतोष देव वर्सेज अर्चना गुहा का केस है। सुप्रीम कोर्ट while considering the 14 years period of the trial of a case is unnecessary and extreme delay, कि हुसैन आरा खातून के केस में भी कहा गया था कि जस्टिस डिले मतलब जस्टिस डिनाइड। और ये केस और पुलिस कमिश्नर वर्सेस दिल्ली वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, स्पीडी ट्रायल को से रिलेटेड ये केस है। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फेयर ट्रायल एंड वेयर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज इन द पब्लिक इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड and where the hearing of the cases should be done in the closed door. From the above discussion, the important principle of justice, delay fails the justice. Not only the justice be done, but it should also appear that justice has been done. It is not proper that the case are pending for the long year awaiting the justice accused is under press. तो ये सब जो केसेस थे अलग अलग है जिसमें आर्टिकल 21 को बिल्कुल ब्रॉडली इंटरप्रेट किया गया। अब राइट टू फ्री लीगल एड की बात करूँ तो राइट टू फ्री लीगल एड वैसे तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। आर्टिकल 39A में इसको मेंशन किया गया राइट टू फ्री लीगल एड कि हर स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने सिटीजन्स को अपने नागरिक्स को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाए। जैसा कि हर कोर्ट में फ्री लीगल एड का ऑफिस होता है, हर किसी जिसको एडवोकेट करने के लिए जिसके पास पैसे नहीं होते वो फ्री लीगल एड का ऑफिस जा सकता है, एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और कोर्ट फ्री लीगल एड जो स्टेट द्वारा संचालित है वो आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि मैंने कहा फ्री लीगल एड की बात करूँ तो MS हस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें कहा गया था कि कोर्ट दैट टू मेक अवेलेबल द फ्री लीगल एड टू ए पुअर पर्सन इन द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड नॉट कंपल्सरी। ठीक है, कंपल्सरी तो नहीं है, स्टेट को फोर्स तो नहीं किया जा रहा, पर स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाए। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। सुखदास वर्सेस यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब अच्छा। उसके बाद एक इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ। तो इसमें क्या है, इट इज़ मेंशन दैट द राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी इज द नॉट एब्सोल्यूट, दिस राइट कैन बी मिनिमाइज और अबॉलिश्ड बाय द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर एक लॉ के जितने भी लॉ है एक प्रोसीजर के तहत बनते, एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोई भी लॉ बना के हम इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। That any person can be debarred from the right of life and personal liberty by the procedure established by the law. The phrase procedure established by law is similar to the phrase due process of law used in the Constitution of the America. ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इंग्लैंड में चलता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ ये कहाँ पे यूज होता है, अमेरिका में होता है। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ें। तो जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे तो कहा जाता है कि कोई भी लॉ लेके आ सकते हो, उसको एक प्रोसीजर के तहत अगर आप किसी के राइट टू लाइफ को भी आप छीन सकते हो, बिल्कुल किसी को आप जो प्रोसीजर है उसके तहत अगर कोई कानून लेके आता है आप बिल्कुल आपके पास आकर आप कर सकते हो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक अलग चीज़ है, दोनों ही पार्ट एक अलग, दोनों अलग अलग फॉर्म में है। एक अमेरिका में चलता है, एक उसमें हम चलता है। हमारे यहाँ पे मेनका गांधी के केस में इसको पहली बार जिक्र किया गया था, है ना। बट सच लॉ शुड बी रीजनेबल एंड अडॉप्टिव टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बट हमारे यहाँ पे क्या है कि कोई भी लॉ ऐसा इस्टेब्लिश बाय द प्रोसीजर बाय लॉ के तहत आए, कैसे भी आए एक्ट, पर वो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल उनको फॉलो करना चाहिए। नो बडी कैन डिवाइड फ्रॉम दिस राइट बाय एन आर्बिट्रेटरी लॉ इन द केस ऑफ A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। While confirming it, it has been stated by the Supreme Court that the procedure established by law should be reasonable, justifiable, adaptive and principle of natural justice. तो हमारे ऐसा नहीं चल सकता। हमारे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो शुड भी कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जस्टिफिकेबल होना चाहिए, अडेप्टिव टू कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो होना चाहिए उसमें। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है, आर्टिकल 13 जुडिशल रिव्यू, आर्टिकल 13(2) में है जुडिशल रिव्यू, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ठीक है, अगर राइट टू लाइफ पे शॉर्ट नोट आता है या लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो इतने हमने 15 से 20 केस लो देखे, सारे के सारे केस लो हमको मेंशन करने हैं।
राइट टू लाइफ का मतलब बताना है, इसका इंट्रोडक्शन बताना है कि राइट टू लाइफ होता क्या है और राइट टू लाइफ को कब हम छीन सकते हैं या नहीं छीन सकते हैं। इसके रिगार्डिंग राइट टू लाइफ जो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू मेडिकल, है ना, राइट टू स्पीडी ट्रायल, तो ये सब चीज़ें और इसके रिलेटेड जितने केस है 15 से 20 केस है, हमें ये सारे के सारे ये केस डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ।